आप सुन रहे हैं द सेल्फिश जीन, जो रिचर्ड डॉकिंस की लिखी हुई किताब है। इसकी हिंदी ऑडियो बुक समरी। प्रिय श्रोता, आइए एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो हमें जीवन के मूलभूत प्रश्नों के उत्तर की ओर ले जाती है। यह यात्रा विज्ञान की एक ऐसी कृति पर आधारित है जिसने जीव विज्ञान और हमारे अस्तित्व को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। यह कहानी है रिचर्ड डॉकिंस की प्रसिद्ध पुस्तक द सेल्फिश जीन की। यह कोई साधारण विज्ञान पुस्तक नहीं है, बल्कि एक रोमांचक थ्रिलर की तरह लिखी गई एक ऐसी यात्रा है जो हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। कहानी की शुरुआत एक सरल फिर भी अत्यंत गहन प्रश्न से होती है। हम क्यों हैं? हमारा अस्तित्व क्यों है? सदियों तक मनुष्य ने इस प्रश्न का उत्तर अंधविश्वास और धारणाओं में खोजा, लेकिन फिर आया वर्ष 1859 और चार्ल्स डार्विन। डॉकिंस कहते हैं, डार्विन से पहले इस प्रश्न का कोई भी उत्तर बेकार था। डार्विन ने हमें बताया कि हम और हमारे आसपास की सारी जीवित संपदा एक लंबी और अंधी प्रक्रिया का परिणाम है, प्राकृतिक चयन। लेकिन डॉकिंस डार्विन के सिद्धांत को एक नए क्रांतिकारी दृष्टिकोण से देखते हैं। वे कहते हैं कि डार्विनवाद के केंद्र में न तो प्रजाति है, न समूह है और न ही व्यक्ति। केंद्र में है एक सूक्ष्म, अदृश्य परंतु अत्यंत शक्तिशाली इकाई, जीन। लेखक हमें एक चेतावनी के साथ शुरू करते हैं। ये पुस्तक ये बताने की कोशिश नहीं करती कि नैतिक रूप से हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये केवल ये बताती है कि प्रकृति में चीजें कैसे घटित हुई हैं। जीन का नियम निर्दयी स्वार्थ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें इस नियम को मानना चाहिए। डॉकिंस कहते हैं कि मनुष्य के पास एक अद्भुत शक्ति है। वह अपने जन्मजात स्वार्थी प्रवृत्तियों के खिलाफ विद्रोह कर सकता है, जो किसी अन्य प्रजाति के पास नहीं है। हम परोपकारिता सिखा सकते हैं, लेकिन यह समझने के लिए कि हम किसके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, हमें पहले उस यांत्रिकी को समझना होगा जिसने हमें बनाया है। तो आइए समय में बहुत पीछे चलते हैं। उस समय जब जीवन का जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय पृथ्वी पर एक आदिम सूप था, सरल रसायनों का मिश्रण। डॉकिंस हमें एक अद्भुत दृश्य दिखाते हैं। बिजली की चिंगारियों और पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से इस सूप में जटिल अणु बनने लगते हैं। अमीनो एसिड, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स, फिर प्यूरीन और पायरिडीन, डीएनए के निर्माण खंड, और फिर एक दिन एक असाधारण अणु का जन्म हुआ। डॉकिंस इसे रेप्लिकेटर कहते हैं। ये एक ऐसा अणु था जिसमें स्वयं की प्रतिलिपियां बनाने की अद्भुत क्षमता थी। एक टेम्पलेट की तरह ये अपने आसपास मौजूद छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स को इकट्ठा करके अपनी ही एक नकल तैयार कर लेता था। ये एक अत्यंत असंभावित घटना थी, लेकिन हम इंसानों के लिए जो असंभव है वह लाखों करोड़ों वर्षों के समय पैमाने पर संभव हो जाता है। और एक बार जब यह रेप्लिकेटर बन गया तो उसने पूरे सागर में अपनी प्रतियां फैला दी। जल्द ही निर्माण खंड दुर्लभ हो गए और प्रतियां आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगीं। यहीं से प्राकृतिक चयन की शुरुआत होती है, लेकिन अब तक की तुलना में कहीं अधिक मौलिक रूप में। अब प्रतियां स्थिरता, गति और शुद्धता के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। जो रेप्लिकेटर लंबे समय तक टिकते थे, जो तेजी से प्रतिलिपि बनाते थे और जिनकी प्रतिलिपि में त्रुटियां कम होती थीं, वे सूप में अधिक संख्या में हो जाते थे। और फिर शुरू हुई एक अद्भुत प्रतियोगिता। कुछ रेप्लिकेटरों ने अपने प्रतिद्वंद्वियों के अणुओं को तोड़ना सीख लिया। कुछ ने अपने लिए प्रोटीन की सुरक्षात्मक दीवारें बनाना सीख लिया। ये पहली कोशिकाएं थी। रेप्लिकेटर अब सुरक्षित बक्सों में रहने लगे थे। डॉकिंस इन बक्सों को सर्वाइवल मशीन कहते हैं। शुरू में ये मशीनें सिर्फ सुरक्षात्मक आवरण मात्र थीं, लेकिन धीरे धीरे ये और अधिक जटिल होती गईं। हम, आप, मैं, एक पेड़, एक पक्षी, हम सब इन प्राचीन रेप्लिकेटरों की बनी हुई सर्वाइवल मशीनें हैं। हमारा अस्तित्व इन अणुओं के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए है। लेकिन ये रेप्लिकेटर क्या है? डॉकिंस हमें आधुनिक जीन, डीएनए अणु के बारे में बताते हैं। डीएनए एक लंबी श्रृंखला है जो 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स एटीसीजी से बनी होती है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में हमारे डीएनए की एक पूरी प्रति मौजूद होती है। ये एक विशाल पुस्तकालय की तरह है, जहां हर कमरे में
पूरी इमारत का नक्शा रखा है। यह नक्शा 46 संस्करणों क्रोमोसोम्स में बंटा है और हर पन्ने पर जीन एक प्रोटीन बनाने की कोडित जानकारी होती है। लेकिन जीन क्या है? क्या ये एक पूरा क्रोमोसोम है? एक सिस्ट्रॉन है? डॉकिंस एक सूक्ष्म परिभाषा देते हैं। जीन वह हिस्सा है जो इतना छोटा हो कि वह पीढ़ियों तक बिना टूटे यात्रा कर सके। ये एक अमर कुंडल इमॉर्टल कॉइल है। जब हमारे शरीर बनते हैं तो कोशिकाएं विभाजित होती हैं और डीएनए की नकल बनती है। लेकिन सेक्स कोशिकाओं, शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण में एक विशेष प्रक्रिया होती है, मियोसिस। इसमें गुणसूत्र आपस में टुकड़ों की अदला बदली करते हैं। यह क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया है। यही वह तंत्र है जो जीन को फेंकता है, मिलाता है और सुनिश्चित करता है कि हर नई पीढ़ी अनोखी हो। इसी कारण एक संपूर्ण गुणसूत्र केवल एक पीढ़ी जीवित रहता है, लेकिन एक छोटा सा जीन सैकड़ों, हजारों, यहाँ तक कि लाखों वर्षों तक जीवित रह सकता है, शरीर दर शरीर यात्रा करता हुआ। यहीं पर डॉकिंस एक क्रांतिकारी तर्क देते हैं। यदि प्राकृतिक चयन का आधार जीन है और जीन अमर है, तो जीन का मूल लक्ष्य अपनी अमरता को बढ़ाना है, अर्थात अपनी प्रतियों की संख्या बढ़ाना। और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक जीन जो भी व्यवहार करेगा वह स्वार्थी ही होगा। यह एक तार्किक सत्य है। एक जीन जो दूसरे जीन एलील की कीमत पर अपनी प्रतियां बढ़ाता है, वही जीवित रहेगा। इस दृष्टिकोण से सारा जीवन जीन के इसी स्वार्थ की कहानी है। लेकिन ये कहानी तब और रोचक हो जाती है जब हम प्रकृति में दिखने वाले परोपकारी व्यवहार को देखते हैं। मधुमक्खी जो डंक मारते ही मर जाती है, पक्षी जो झुंड को खतरे से बचाने के लिए जान जोखिम में डालकर आवाज लगाता है, माता पिता जो अपने बच्चों के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। क्या ये जीन के स्वार्थ का खंडन नहीं करता? डॉकिंस का जवाब है, बिल्कुल नहीं। ये तो स्वार्थ का ही एक चतुर रूप है। एक जीन अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने शरीर को परोपकारी व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर सकता है, यदि इससे उसकी प्रतियां बच जाएं। यहाँ डॉकिंस किन सिलेक्शन संबंधियों का चयन की अवधारणा लाते हैं। मैं अपने भाई बहनों के प्रति परोपकारी हूँ क्योंकि मुझे पता है, यूं समझिए कि उनमें मेरे आधे जीन मौजूद हैं। अगर मैं अपनी जान जोखिम में डालकर दो भाइयों या 8 चचेरे भाइयों की जान बचा लूं, तो संभावना है कि मेरे जीन की प्रतियां बढ़ जाएंगी। ये एक गणितीय समीकरण है। माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं क्योंकि बच्चों में उनके 50% जीन होते हैं। ये परोपकार नहीं, जीन स्तर पर स्वार्थ है। डॉकिंस स्पष्ट करते हैं कि परोपकार और स्वार्थ की ये परिभाषाएं व्यवहारिक हैं, मानसिक प्रेरणाओं पर आधारित नहीं। चाहे मैं दिल से परोपकारी हूं या नहीं, मेरा व्यवहार जीन के स्वार्थ की सेवा कर रहा है। परिवार के भीतर यह संघर्ष और भी जटिल हो जाता है। डॉकिंस बैटल ऑफ द जनरेशंस, पीढ़ियों का युद्ध का वर्णन करते हैं। माता पिता अपने सभी बच्चों में समान रूप से निवेश, पेरेंटल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन प्रत्येक बच्चा अपने लिए अधिक से अधिक संसाधन चाहता है। बच्चा भूखा होने से भी अधिक भूखा होने का नाटक कर सकता है या खतरे को बढ़ा चढ़ाकर बता सकता है। ये एक मनोवैज्ञानिक जंग है। दूध छुड़ाने का समय इस युद्ध का एक क्लासिक उदाहरण है। माँ बच्चे का दूध छुड़ाना चाहती है ताकि वह अगले बच्चे के लिए तैयार हो, जबकि बच्चा जितनी देर तक संभव हो उस आरामदायक स्रोत से चिपके रहना चाहता है। इस युद्ध में न कोई नैतिकता है न दया। बच्चे झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, यहाँ तक कि ब्लैकमेल भी करते हैं। डॉकिंस एक आकर्षक उदाहरण देते हैं। एक चिड़िया का बच्चा जानबूझकर शिकारी को आकर्षित करने के लिए जोर से चीखता है, जिससे माँ उसे चुप कराने के लिए उसे अधिक भोजन देने को मजबूर हो जाती है। इसी तरह बैटल ऑफ द सेक्सेस लिंगों का युद्ध भी है। नर और मादा दोनों अपने जीन को अधिकतम करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ एक मूलभूत असमानता है। अंडाणु बड़ा और पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जबकि शुक्राणु छोटा और सस्ता। इसलिए मादा शुरू से ही अधिक निवेश करती है। नर आदर्श रूप से जितनी हो उतनी मादाओं के साथ संभोग करके बच्चों की देखभाल का बोझ मादा पर छोड़ देना चाहता है। मादा इसका जवाब कई तरीकों से देती है।
वह कौय संकोची हो सकती है। लंबे समय तक प्रेमालाप करके नर की सच्ची नियतों को परखती है और सुनिश्चित करती है कि नर बच्चे के पालन पोषण में निवेश करे, या फिर वह ही मैन रणनीति अपना सकती है। वह सबसे मजबूत, सबसे आकर्षक नर का चुनाव करती है, भले ही वह बाद में चला जाए, ताकि उसके बच्चों को अच्छे जीन मिले। इन दोनों रणनीतियों के बीच का नृत्य ही प्रकृति में विविधता लाता है। कहीं एक विवाह मोनोगैमी है, तो कहीं बहुविवाह या अव्यवस्थित संभोग। इस कहानी का एक और अद्भुत मोड़ आता है मीम्स के सिद्धांत के साथ। डॉकिंस कहते हैं, जीन की तरह ही एक नया रेप्लिकेटर हमारी संस्कृति में पैदा हो गया है। मीम मीम एक सांस्कृतिक इकाई है, एक धुन, एक विचार, एक फैशन, किक बनाने की विधि, या भगवान का विचार। जैसे जीन एक शरीर से दूसरे शरीर में शुक्राणु या अंडे के जरिए जाते हैं, वैसे ही मीम एक दिमाग से दूसरे दिमाग में नकल इमिटेशन के जरिए जाते हैं। एक वैज्ञानिक विचार पत्रिकाओं और व्याख्यानों के माध्यम से फैलता है। एक धुन सड़कों पर सीटी बजने लगती है। भगवान का विचार डॉकिंस के अनुसार एक अत्यंत सफल मीम है, क्योंकि ये हमारे अस्तित्वगत प्रश्नों का एक सरल सांत्वनादायक उत्तर देता है। मीम्स की अपनी प्रतियोगिता होती है, अपनी प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया होती है, धार्मिक विश्वास, अनुष्ठान, यहाँ तक कि ब्रह्मचर्य का व्रत भी एक मीम के रूप में सफल हो सकता है, भले ही वह जीन के स्वार्थ के विपरीत हो। डॉकिंस यहाँ तक कहते हैं कि हमारा विशाल दिमाग और गणितीय क्षमता शायद एक चालबाजी के हथियार के रूप में विकसित हुई, धोखा देने और धोखा पकड़ने के लिए। परोपकारिता का एक और दिलचस्प रूप है रिसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म, पारस्परिक परोपकारिता। डॉकिंस इसे टिट फॉर टैट जैसे को कैसा के खेल से समझाते हैं। कल्पना करें, दो पक्षी जो एक दूसरे के सिर से कीड़े निकालते हैं। अगर एक पक्षी हमेशा दूसरे की मदद करता है, लेकिन दूसरा कभी मदद वापस नहीं करता, तो वह धोखेबाज सफल हो जाएगा। लेकिन अगर पक्षी बदला लेने वाली रणनीति अपनाए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अगर तुमने धोखा दिया तो मैं भविष्य में मदद नहीं करूंगा, तो यह रणनीति स्थिर हो जाती है। कंप्यूटर सिमुलेशन में सबसे सफल रणनीति टिट फॉर टैट निकली। पहले कदम पर सहयोग करो और फिर वही करो जो दूसरे ने पिछली बार किया। यह रणनीति सहयोगी, क्षमाशील और ईर्ष्या रहित होती है। डॉकिंस इसे प्रथम विश्व युद्ध की खाइयों में देखे गए जियो और जीने दो के अनकहे समझौते से जोड़ते हैं, जहां दुश्मन सैनिक जानबूझकर एक दूसरे को नहीं मारते थे। पुस्तक का सबसे गहरा और चुनौतीपूर्ण हिस्सा द एक्सटेंडेड फेनोटाइप, विस्तारित लक्षण का सिद्धांत है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि जीन का प्रभाव केवल उसी शरीर पर होता है जिसमें वह बैठा है, जैसे आंखों का रंग। लेकिन डॉकिंस कहते हैं, एक जीन का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। बीवर का बांध, कैडिस फ्लाई का पत्थरों से बना घर, कोयल के बच्चे का दूसरे पक्षी के घोंसले पर प्रभाव, ये सब जीन के विस्तारित लक्षण हैं। एक जीन शरीर से बाहर निकलकर दूसरे शरीर को, यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुओं को भी अपने स्वार्थ के लिए हेरफेर कर सकता है। एक फ्लूक एक प्रकार का परजीवी घोंघे का खून मोटा करवा सकता है, जिससे घोंघा लंबे समय तक जीवित रहता है, भले ही उसकी प्रजनन क्षमता घट जाए, क्योंकि परजीवी के जीन घोंघे की संतानों में नहीं जाते, इसलिए उन्हें घोंघे के प्रजनन से कोई मतलब नहीं। यहाँ तक कि एक चींटी की रानी के जीन दूसरी चींटियों के व्यवहार को इस हद तक नियंत्रित कर सकते हैं कि वे अपनी ही मां का सिर काट डालें। यह जीन की अद्भुत शक्ति है। इस सब के बाद डॉकिंस एक केंद्रीय प्रश्न पर आते हैं, यदि सब कुछ जीन है, तो व्यक्ति इंडिविजुअल का क्या महत्व है? क्या हम सिर्फ जीन के अस्थायी वाहन हैं? वे इसे रेप्लिकेटर और व्हीकल के रूप में परिभाषित करते हैं। जीन रेप्लिकेटर है, वे जो प्रतिलिपि बनाते हैं। शरीर व्हीकल है, वे जो प्रतिलिपि बनाने में मदद करते हैं। यह दोनों भूमिकाएं पूरक हैं। संघर्ष इस बात पर है कि व्हीकल क्या है, एक व्यक्ति, एक समूह या एक प्रजाति। डॉकिंस का तर्क है कि एक व्यक्ति जैसे मनुष्य एक उत्कृष्ट वाहन है, क्योंकि उसके सभी जीन भविष्य में एक ही बोतलनेक, शुक्राणु या अंडे से गुजरते हैं, इसलिए उनके हित एक होते हैं। एक समूह
या झुंड के सभी जीन के हित एक नहीं होते, इसलिए वे उतने सशक्त वाहन नहीं बन पाते। पुस्तक के अंत में डॉकिंस एक आशा की किरण दिखाते हैं। हाँ, हम जीन की बनी हुई मशीनें हैं और हमारी प्रवृत्तियां स्वार्थी हैं। हाँ, संस्कृति मीम्स भी अपने आप में स्वार्थी हो सकती है, लेकिन मनुष्य में एक अद्वितीय क्षमता है, सचेत पूर्वाभास। हम भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, परिणामों का आकलन कर सकते हैं और अपने दीर्घकालिक हित में कार्य कर सकते हैं। हम एक कबूतरों की साजिश, जहां सभी परोपकारी होकर लाभों को समझ सकते हैं और उसे साकार करने के लिए एक दूसरे के साथ बैठकर चर्चा कर सकते हैं। हमारे पास अपने जन्मजात जीन के स्वार्थ और अपने सांस्कृतिक संस्कारों के स्वार्थ के खिलाफ विद्रोह करने की शक्ति है। हम अकेले इस पृथ्वी पर स्वार्थी रेप्लिकेटरों के अत्याचार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं और शुद्ध निस्वार्थ परोपकारिता को विकसित कर सकते हैं। एक ऐसा गुण जिसका प्रकृति में कोई स्थान नहीं था, जो पूरे इतिहास में कभी अस्तित्व में नहीं आया था। यह है डॉकिंस की अद्भुत कहानी का सार। यह हमें एक ऐसे दर्पण में देखने का मौका देती है जहां हम अपने सबसे मौलिक स्वरूप को देख सकते हैं। जीन की नजर से यह एक कठोर, कभी कभी डरावना, परंतु अत्यंत आकर्षक दृष्टिकोण है और अंततः यह हमें एक सशक्त संदेश देती है। जागरूकता ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। अपने स्वभाव को समझकर हम उससे ऊपर उठने का साहस जुटा सकते हैं और शायद यही हमारी सबसे बड़ी मानवीय विशेषता है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।